नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का है, यानी पीएससी का है, जिसमें हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में किसकी लोकप्रियता में उछाल है, कहां पर गिरावट है, और ये नंबर्स से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बीजेपी देखिए एक अलग मिशन पे लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से 400 पार का नारा दे रहे हैं। क्या ये 400 पार का नारा मुमकिन है? अगर है तो बीजेपी अभी से कैसे उसमें ताकत झोंक रही है? जो स्ट्रैटेजी वो बना रहे हैं उसमें कम अंतर वाली सीटें जिसमें वो जीते हो या हारे हो, वहां पर मामला पलट सकता है। ये देखते हुए वहां पर 164 सीटों पर ताकत बीजेपी झोंक रही है। क्लस्टर्स बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी सभी लगातार वहां पर कई दिनों से अब कैंपेन कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि जहां पर बीजेपी नंबर 2 की पोजीशन पर रही या कम मार्जिन से हारी, उन सीटों पर फोकस किया जाए। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। वहीं कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी इन्हीं सीटों पर जहां बीजेपी नंबर 2 होते हुए अब पूरी ताकत झोंक रही है? ये सब आज जानेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ पीएससी में जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में आए, बहुत स्वागत है आपका। अतुल लोंढे पाटिल साहब हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। दो खास मेहमान आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि को डायरेक्टर है लोक नीति सीएसडीएस के, सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर इन आंकड़ों को हमें बेहतर समझाएंगे भी। सबसे पहले नतीजे आपको बता देते हैं। 14 की 19 के दोनों के नतीजे देख लीजिए, क्योंकि जब आप नतीजे देखते हैं तो बीजेपी का प्रदर्शन 2014 में 282 सीटों पर जीत मिली थी और नंबर 2 पर वो रहे थे 54 सीटों पर। 2019 आते आते दोनों ही मामलों में वो आगे बढ़े। खुद की उनकी सीटें 303 हो गई और नंबर 2 वाली सीटें 72 हो गई। यानी अगर नंबर 2 को वो नंबर 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं तो सीधे उनका आंकड़ा 375 हो जाता है, 375। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना बोला जा रहा है। नंबर 2 कहां पर रही बीजेपी, किन राज्यों में कितनी सीटों पर? सबसे पहले बंगाल के साथ शुरुआत करते हैं। बंगाल में 22 सीटों पर बीजेपी रही थी नंबर 2 की पोजीशन पर। उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर, ओडिशा में 11 सीटों पर, तमिलनाडु में 5, महाराष्ट्र में 2, झारखंड में 2, कर्नाटक में 2, तेलंगाना में भी 2 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 2, मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट पर वो नंबर 2, क्योंकि एक ही सीट वहां पर वो नहीं जीत पाई थी। और गोवा में देखिए 1, अंडमान निकोबार में 1, पंजाब में 1 सीट में नंबर 2 पर रही थी, केरल में 1 सीट पर, असम में, मणिपुर, दादरा नगर हवेली, इन तमाम जगहों पर 1-1 सीट पर वो नंबर 2 की पोजीशन पर रही थी। अब सिर्फ उत्तर प्रदेश में आ जाइए, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद और भी उम्मीदें वो लगा रहे हैं कि इस बार हम 80 की 80 जीतेंगे। अखिलेश दम भरते हैं कि 80 की 80 से इनको बाहर कर देंगे। तो इस बीच सहारनपुर हो, बिजनौर हो, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, घोसी, गाजीपुर, रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, आजमगढ़ और जौनपुर के साथ साथ मैनपुरी, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इन तमाम सीटों पर वो नंबर 2 की पोजीशन पर रही थी। तो इन 16 सीटों पर भी वो उसकी पूरी कोशिश रहेगी इन सीटों पर वो उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करे। अब आ जाते हैं जल्दी से महाराष्ट्र की सीटों पर। महाराष्ट्र में भी आप देख ही रहे हैं, चंद्रपुर हो, बारामती हो, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा हो, छत्तीसगढ़ में कोरबा, बस्तर 2 सीटें, झारखंड में सिंहभूम, राजमहल, ये 2 सीटें जहां पर वो नंबर 2 पर रहे थे। और इस बीच गीता कोड़ा को भी उन्होंने सिंहभूम में शामिल कर लिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी पन्ना छोड़ती नहीं है प्रेम शुक्ला जी की पार्टी। सब कुछ अपने डोर हाथ में ले रहे हैं। 5000 से कम वाली सीटें जहां नंबर 2 रही थी बीजेपी, 2 ऐसी सीटें हैं जहां वो 5000 से भी कम के मार्जिन से, 5 से 10,000 के मार्जिन वाली 4 सीटें थी जिस पर वो नंबर 2 पर रहे। नंबर 2 पे रहने वाली बीजेपी की सीटों में 10 से 20,000 के फर्क की 2 सीटें थी, 20 से 30,000 वाली 3 थी, जहां जीत का अंतर 20 से 30,000 था, ऐसी 3 सीटें थी। जहां पर जीत का अंतर 30 से 50,000 के बीच में था, ऐसी 4 सीटें थी। तो ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी इस बार पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिन सीटों पर हम जीते हैं पिछली बार, वो तो हम लाएंगे ही लाएंगे। जहां हम जरा से फिसले, उन सीटों पर हम पूरी कोशिश करके वापस करें। 1 से 1.5 लाख का जीत का अंतर जहां पर था, ऐसी 14 सीटें थी। यहां पर ज्यादा ताकत झोंकने की कोशिश होगी। 1.5 से 2 लाख वाली 9 है, 2 लाख से ज्यादा वाली 15 है। जहां नंबर 2 पर रहे बीजेपी के दिग्गज हरदीप सिंह पुरी अमृतसर में, उनको लगभग 1,99,626 वोट से वो हारे थे। दिनेश निरहुआ जो है वो आजमगढ़ में 2.6 लाख यानी 2,60,000 वोटों से हारे। मनोज सिन्हा गाजीपुर में हार गए थे 1,20,000 वोटों से। संबित पात्रा पुरी में सिर्फ 11,000 वोटों से हारे थे।
और हंसराज अहिर चंद्रपुर में 44,763 वोटों से हारे थे। तो आंकड़े आपने तमाम देख लिए। जल्दी से आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। आखिर ये जो मिशन 400 है उसमें कौन सी सीटों पर बीजेपी का फोकस है, क्यों है, जीत का अंतर कहां पर कितना है और कैसे बीजेपी ये सुनिश्चित कर रही है कि वहां पर हम बाजी पलटने में कामयाब। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, ये पार्टी ने कंफर्म कर दिया है। जंग भीषण होगी, ये तय हो चुका है। पीएम मोदी ने एनडीए 400 पार का नारा देकर सबसे बड़े घमासान को और दिलचस्प बना दिया है। अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। चुनाव की सारी जुगत, सारी कवायद इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए है जिसे पीएम मोदी ने सेट कर दिया है। जीत के इस बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें न सिर्फ मोदी का नाम है बल्कि अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 34 मंत्रियों की सूची भी है। 6 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की फिर से बैठक हो सकती है, जिसमें बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। पार्टी की ओर से एक सीट का विश्लेषण हो रहा है। प्रत्याशियों के चयन के लिए कई स्तर पर काम हो रहा है। बीजेपी ने नमो ऐप पर सांसदों का फीडबैक मंगवाया है। साथ ही हर सीट पर बीजेपी के 3 लोकप्रिय नेताओं के नाम पूछे गए हैं। सांसदों के 2 साल के कामकाज की रिपोर्ट भी टिकट बंटवारे में काफी अहम है। साथ ही आरएसएस के फीडबैक को भी ध्यान में रखा जा रहा है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। पहली लिस्ट में अधिकतर जीते हुए उम्मीदवारों पर ही पार्टी ने दांव आजमाया है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपने लिए मिशन 370 और एनडीए के लिए 400 के टारगेट को हासिल करने के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में 23 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 40 सीटों पर 50% के ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और ऐसे में अब ये प्रश्न लेकर मैं आपके पास आ रही हूं प्रेम शुक्ला जी। मतलब आप क्या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं जिन सीटों पर पिछली बार आपको जीत मिली थी? उसी का दूसरा हिस्सा, मतलब 5, 10 हजार, 20 हजार वाली तो बहुत कम सीटें हैं, गिनी हुई उंगलियों पर 15-20 सीटें हैं। ज्यादा मार्जिन वाली ज्यादा सीटें हैं जहां आप 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से हारे थे। कैसे मुमकिन हो जाएगा? फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और कार्यकर्ता चुनाव खत्म होते ही उस चुनाव में जहां हम पराजित हुए हैं, अगली बार हम उसको कैसे विजय में परिवर्तित कर लेंगे, इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि ज्यादा मार्जिन वाली सीटों की संख्या ज्यादा है जिससे हम हारे हैं। अब उसमें एक सीट आप ही के इस सूची में आजमगढ़ की सीट है, निरहुआ की सीट, जिसमें हम 2.6 लाख वोटों से 2014 में हारते हैं। लेकिन उसको हम उपचुनाव में फिर विजय में परिवर्तित कर देते हैं। दिनेश लाल निरहुआ को हम आजमगढ़ के उपचुनाव में फिर से जिताने में कामयाब हो जाते। तो अगर हम 2.6 लाख की मार्जिन वाली सीट को अगर विजय में परिवर्तित कर रहे हैं तो ये संभव नहीं अंजना जी कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं सीट को। हम सीट में पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति तक जाते हैं। हर मतदाता तक पहुंचकर उसको अपने किए गए कार्यों से अवगत कराकर अपने तरफ मतदान करने के लिए प्रेरित करने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। और ये हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेके हमारे पन्ना प्रमुख तक के जो कार्यकर्ता हैं, एक दिशा में अपनी नीतियों के अनुकूल मतदाताओं को लाने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये फॉर ग्रांटेड करने पर जो है ये संभव नहीं है। सिर्फ आप कमरे में बैठ के गुणागणित करें, उससे ये संभव नहीं होता है। तो क्या करते हैं? अपनी नीतियों से, रीतियों से, अपनी उपलब्धियों से सामने वाले को तोड़ते हैं। किसको इधर से उधर किया जाए, उधर से उधर किया जाए। ऐसा देखिए, लोगों को मनोज पांडे को किसी तरह से रायबरेली के लिए लाया जाए, जो कि विधायक है। अपने देखिए राजनीति में जो है
अपनी नीतियों से, रीतियों से अपने विरोधियों को भी प्रभावित करके अपने तरफ ले आना, ये राजनीति में तो आवश्यक अपेक्षा है। और ये करना गलत कहां से है? मैं अपने विचार दर्शन से मैं तो हमेशा प्रयत्न करूंगा कि अंजना जी भी हमारी तरफ आ जाए। क्या आप कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे थे, अब आप कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गए। हाँ, कांग्रेस के जो सिद्धांत उससे मुक्त कर रहे कांग्रेस युक्त बीजेपी। अब कांग्रेस के सिद्धांतों से मुक्त कांग्रेसियों को अगर भारतीय जनता पार्टी में लाया जाता है तो वो उसमें गलत क्या है? अतुल जी, अमेठी से मैं शुरुआत करती हूं क्योंकि वो एक नजीर बनने वाली जगह है आप लोगों के लिए। राहुल गांधी वहां पर नंबर 2 पे रहे, स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया, जो कि मतलब विरासत वाली सीट थी पूरे परिवार के लिए। वहां पर क्या किया आप लोगों ने 5 साल में, जिससे आपको लगता है, कितनी बार राहुल जी वहां पर गए जिससे आपको लगता है कि आप बाजी पलट देंगे और नंबर 2 से नंबर 1 पोजीशन पे फिर आ जाएंगे? नहीं, ऐसा है कि काम तो वहां पर हुआ है, लेकिन इनकी रीति नीति की जो बात थी, तो ये इनकी रीति नीति में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आती है क्या? इनकी ये रीति नीति की वजह से सारा विपक्ष इनके पास आता है। 165 जो सांसद है वो बाहरी पार्टियों से आए हुए बीजेपी में है। ये पन्ना प्रमुख वाली बात मैं खोल के रखता हूं। अभी 67 सांसद जो है वो कांग्रेस से इन्होंने लेके गए हैं। कम से कम 500 के आसपास जो विधायक है वो अलग अलग पार्टियों से, विपक्षी पार्टियों से इन्होंने अपने पार्टी में लिए हैं। यही इनकी पोल खुलती है कि इनकी तैयारी कितनी है, इलेक्शन हारते बराबर दूसरे दिन में ये क्या करते हैं, यही इनका सारा चिट्ठा जो है सामने आता है। 2024 में पुलवामा नहीं है और 2024 में 2014 की तरह झूठ-मूठ का आरोप भी नहीं है। अब लोग पूछेंगे कि आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आज 50-50 लाख एक पुलिस की भर्ती के लिए लोग भरते हैं। हमारे यहां महाराष्ट्र में पटवारी के भर्ती के लिए 40 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, वो भी एग्जाम पेपर लीक की वजह से जो है वो भी कैंसिल करनी पड़ी है। दौड़ा के मार के बेरोजगारी दूर करने का काम जो है यूपी में सब जो लोग जो देख रहे हैं। तो 2024 का चुनाव जो है, तो ये आंकड़े मैं भी रख सकता हूं कि हमने 52 सीटें जीती थी, 202 में हम पीछे थे, नंबर 2 थे, तो उसको हम भर के निकालेंगे। बात लीड की नहीं है, बात आप क्या रीति नीति लेके लोगों के पास जाओगे। आपके पास क्या है? आपने जितने बातें की थी, किसानों को कहा था आपकी आय जो है दुगनी कर देंगे, आपकी आय दोगुनी नहीं हुई थी। अतुल जी एक क्रॉस क्वेश्चन है आपकी इजाजत से, क्रॉस क्वेश्चन है, और वो ये है कि अभी आप पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे थे, तो ये मुद्दे तो आपको बनाना है ना। अगर राहुल जी का फोकस इस बात पर होगा कि ऐश्वर्या राय वहां पर जाकर डांस कर रही थी, या अमिताभ बच्चन प्रभुराम में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अमिताभ बच्चन वहां पर क्या कर रहे थे, तो मुद्दे तो आपको उठाने हैं ना साहब, आपको बनाना है। 6% वोट आया था आप लोगों का उत्तर प्रदेश में पिछले बार के चुनाव में, पूरे देश में 19% वोट है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। ये रोज वाली बात तो हम लोग 6 बजे की बहस में कर ही लेते हैं। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में नंबर्स के नजरिए से बताइए, आपका वोट परसेंटेज जो नंबर 2 की सीट्स थी वहां पर नंबर 1 में उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे आप? देखिए, हम भी बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे भी सर्वे के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हम भी लोगों को जोड़ रहे हैं, विचारों के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। मैंने कहा कि 52 सीटें जो है हमने जीती थी और 202 सीटों पे हम नंबर 2 पे रहे थे। वो सारी सीटों पे जो है काम चल रहा है, इसी की वजह से गठजोड़ हो रहा है। जो विभाजन हो रहा था, विभाजन के वजह से जीत रहे थे, वो विभाजन हम टाल रहे हैं। और लोगों को भी ध्यान में आ रहा है कि ये लोग जीतेंगे, इसके लिए हम वोट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वोट डिवाइड हो रहा है। ये 32% में 282 और 37% में 303 की जो सीटें आई थी, तो वो प्रतिशत का 63% जो है उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसको तो मुद्दों के साथ भी जोड़ना पड़ेगा ना। आज किसानों को जिस तरह से तकलीफ दी जा रही है, जब पंजाब का हाईकोर्ट कहता है, मेरे पास है वो, कि एक आतंकवादी है और ये है कि आप इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं किसानों के साथ, ये तो मुद्दा है। बेरोजगारी तो मुद्दा है, महंगाई तो मुद्दा है, 13 रुपए की चीनी मिली क्या अमेठी में, मुद्दा है। तो जो झूठ जुमले और जो बरगला गया लोगों को अलग अलग बातें करके, ये सारे मुद्दों के साथ हम जा रहे हैं और लोगों के पास खड़े हैं। देखो, आज एपीएमसी के सामने लोगों ने बोर्ड लगाए हैं। मैंने उस दिन भी आपको यवतमाल की बात बताई, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे वहां पर, तो महिलाओं ने राहुल गांधी जी के पोस्टर जो है वो कुर्सियों पे लगा दिए थे। उसका वीडियो भी मैंने दिखाया, अभी दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। और आज नितिन गडकरी जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू मेरे पास, आप कहो तो मैं चला भी देता हूं। उन्होंने कहा है कि जल, जंगल, पानी सबसे परेशान है, गांवों में रोड नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाए हैं। ये तो खुद उनका कबूलनामा है, खुद के इंटरव्यू में कल का। तो इतनी सारी बातें, ये मुद्दे और जमन पे हमारा कार्यकर्ता करता हुआ काम, और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के गठबंधन से लड़के जो संघर्ष करना चाहते हैं, जो देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसी पूरी फौज जो है जमीन पे काम कर रही है। और जीतेंगे हम। और महाराष्ट्र में देख लेना,
महाराष्ट्र में मैं आपको बता रहा हूं 2 से 3 के ऊपर सीटें ये लोग जीतेंगे नहीं, आप देख लेना। 2 से 3 देख लेना सीटें इस के बात ऊपर को। नहीं जीतेंगे। संजय जी आपके, उसके बाद आशुतोष जी के पास आऊंगी। एक तो ये नंबर्स क्या कह रहे हैं, बीजेपी जो ये क्लस्टर्स बना के कह रही है, और उनका ये कहना है कि हम जिन सीटों पर पिछली बार हारे थे वहां पर हमें ये इंडिया गठबंधन, चाहे से दिल्ली की आप 7 सीटें ले लीजिए, वहां सीट शेयरिंग हो गई है, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ शेयरिंग हो गई है, क्या फायदा उसका होगा उनको? देखिए अंजना जी, सबसे पहले बड़ी बात, बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया है कि इस बार बीजेपी 375 सीटें आएंगी, और ये 370, और इस बात का जिक्र कहां से हो रहा है? मुझे लगता है 303 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी, और 74 सीटें ऐसी हैं जहां पर नंबर 2 रही थी। लेकिन और शायद ये कैलकुलेशन रहा होगा कि अगर इन सारी सीटों को जिनको वो जीते थे वो रिटेन कर पाए, और 74 में से मैक्सिमम अगर 70 सीटें वो जीत जाएं तो लगभग वो 370 के पास पहुंच जाएंगे। इन 74 में से ज्यादातर सीटों को जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, और वो क्यों? जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया, जो दर्शकों को आपने दिखाया, ऐसी 35 सीटें हैं जो बीजेपी मामूली अंतर से हारी थी, 50,000 से कम की। इन सीटों को तो जीत पाना संभव दिखाई पड़ता है, बट इसके अलावा जो 40 सीटें हैं वो जीत पाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो 370 का आंकड़ा पार करना या उसको छू पाना मेरे समझ से मुश्किल है बीजेपी के लिए। दिल्ली का आपने जिक्र किया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, लेकिन अगर दिल्ली को देखें, इन 7 की 7 सीटों पर बीजेपी ने 2019 में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। गठबंधन के बावजूद अगर नेगेटिव स्विंग नहीं होता है, कहने का मतलब बीजेपी से लोग नाराज होकर के अगर गठबंधन की तरफ वोट नहीं करेंगे, तो इंडिया गठबंधन को एक भी सीट दिल्ली में जीत पाने में मुश्किल होगी। ऐसी स्थिति आप गुजरात की 26 सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। गठबंधन हुआ है, 2 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और बाकी सीटों पर कांग्रेस। लेकिन इस गठबंधन के बावजूद कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लिए गुजरात जैसे राज्य में 1 सीट को भी जीत पाना बहुत मुश्किल है। मैं असंभव नहीं कह रहा, जब तक कि नेगेटिव स्विंग ना हो, जब तक लोग बड़ी संख्या में नाराज होकर बीजेपी के खिलाफ वोट ना करें। बीजेपी तो दम भरती है कि प्रो इनकम्बेंसी हम देखते हैं। बिहार में क्या लग रहा है आपको? बिहार में मुझे लगता है कि गठबंधन इतना मजबूत है, इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि इस मजबूती के बदौलत बीजेपी या इंडिया गठबंधन बड़ी संख्या में सीटों के जीतेंगे। 39 कह रहे हैं आप? एनडीए 39 आउट ऑफ 40 इनके पास है। ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन लूज भी अगर करेंगे तो बहुत कम लूज करेंगे। इंडिया गठबंधन को अगर की हम बात करें तो उसमें आरजेडी और कांग्रेस और छोटी छोटी और पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां भी इनके साथ हैं। मुझे लगता है कि अगर तेजस्वी या आरजेडी की बात करूं तो जो कुछ भी घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ है बिहार में, उससे तेजस्वी की छवि पे कोई आंच नहीं आई है, उनकी छवि बरकरार है। लेकिन गठबंधन, जिसको कहते हैं इलेक्टोरल अरिथमेटिक, इतना कमजोर है बिहार में इनके पक्ष में कि इस कमजोर अरिथमेटिक से केमिस्ट्री तो बना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो बिहार में एनडीए एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। आशुतोष जी, क्या इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, यूपी हो, लोग क्षेत्रीय दलों को विधानसभा में तो मौका देने को तैयार होते हैं, लेकिन लोकसभा में सीधा मोदी के नाम पर यहां पर वोट आ जाता है। और ये मैं समाजवादी पार्टी की, आरजेडी की बात कर रही हूं, जो यादव वोट बैंक इंटैक्ट रहता है विधानसभा में, उसका भी एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट दे देता है लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात यह कि ये जो आंकड़े हैं ये अच्छा है, एनालिसिस करने में मदद करते हैं, लेकिन इन आंकड़ों के अगर फाइन प्रिंट्स में अगर आप जाएंगे तो आपको एक दूसरी तरीके की स्टोरी भी दिखाई पड़ती है। अब जैसे 2 एग्जांपल, अभी आजमगढ़ का जिक्र हुआ। आजमगढ़ में निरहुआ जीते, कितने वोट से जीते? 8,000 वोट से या 10,000 वोटों से जीते। क्यों जीते वो? क्योंकि वहां पे गुड्डू जमाली को 3,26,000 वोट पड़े थे। अब ये गुड्डू जमाली आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अब गुड्डू जमाली जो 3,26,000 वोट पाए थे, वो अगर समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो समाजवादी पार्टी का वोट अरिथमेटिकली कितना हो गया? इसका मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी वहां हारने जा रही? मैं इस एनालिसिस पे नहीं जा रही। दूसरा एग्जांपल आप लीजिए मंडी का। मंडी में भारतीय जनता पार्टी 4 लाख वोट से जीती थी 2019 में। प्रतिभा सिंह वहां खड़ी हुई, बाई इलेक्शन हुआ और भारतीय जनता पार्टी वो सीट 40 या 50,000 वोट से हार गई। तो 4 लाख का मार्जिन था, फिर भी हार गई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि ये आंकड़े समझने के लिए बहुत अच्छी तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन हकीकत में एग्जैक्टली यही होगा। जहां आप 303 जीते, फिर आप 303 जीतेंगे, फिर 72 जीते, ऐसा होता नहीं रहा चुनाव में, बिल्कुल नहीं होता।
आज की तारीख में जो आपने सवाल किया कि लोकसभा के चुनाव में, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट शेयर है उसमें नरेंद्र मोदी का जो वोट शेयर, जब वो कैंपेन में होते हैं, जब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर होते हैं, तो वो 5 से 7% वोट बीजेपी का बढ़ता है। और यही कारण है कि लगातार 2 चुनाव नरेंद्र मोदी जी ने जीता है और तीसरे में भी ऐसा लगता है सब भारतीय जनता पार्टी को एज है। प्रेम शुक्ला जी बहुत खुश हो रहे हैं आज। नहीं, ये वो सच्चाई है जो प्रेम शुक्ला जी को जितनी बार आप बताइए उतनी बार वो और सुनना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन इससे पहले आशुतोष जी एक और सवाल है मेरा। इस स्ट्रैटेजी के पीछे आपको वजह क्या दिखाई देती है? ये जो बार बार अशोक चव्हाण ले लीजिए, गीता कोड़ा ले लीजिए, ये बीजेपी जो विपक्ष के नेताओं को अपने कुंबे में लाती है, अशोक चव्हाण कोई करिश्मा नहीं लेकर आते हैं, ऐसा कुछ। इसका काउंटर लॉजिक अगर मैं दे दूं, बाबा सिद्दीकी थे वहां पे, मिलिंद देवड़ा थे और आपके ये अशोक चौहान थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को पिछली बार कितनी सीटें मिली थी? 44 सीटें मिली थी। तो इनके रहने ना रहने का क्या फर्क पड़ने वाला? ये भी यही मैं पूछ रही हूँ। फिर से आप मेरे सवाल को सुनिए, मैं यही कह रही हूँ आपके जवाब इनमें कुछ वैसा है नहीं कि ये बहुत बड़ा कुछ इनको स्विंग ला देंगे, या फिर इनको क्यों लाते हैं? देखो, चुनाव के अंदर मैं भी राजनीति में 4-5 साल रहा, 4.5 साल रहा। ये जो पूरा होता है, ये जो कोशिश होती है कि उनको तोड़ लिया, उनको तोड़ लिया, उनको तोड़, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि चुनाव के पहले देखिए लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। जो 2-3-4% वोट होता है, जो फ्रिंज का वोटर होता है, वो इससे कभी प्रभावित होता है, कभी प्रभावित नहीं होता। तो दरअसल ये माहौल बनाने में मदद आती है, जिसे हम कहते हैं कि माहौल बंदी, जिसे नैरेटिव कह लिया, माहौल बंदी दरअसल की जाती है कि हमारी तरफ सब आ रहे हैं, हमारी तरफ सब आ रहे हैं। देखिए वो तो आरजेडी के 3 विधायक आए थे, आज भी एक विधायक आ गए, कांग्रेस पार्टी से उधर आ गए। ऐसा दरअसल होता नहीं है। अगर होता अगर तो जाहिर सी बात है, फिर इतने लोग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी तो फिर इस बार 400 सीट लेके आएगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या महाराष्ट्र के अंदर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि पिछली बार 48 में से 44 सीटें उनके पास थी, 43 सीटें उनके पास थी, क्या आज वो रिपीट कर सकते हैं? अगर मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता है बिहार के अंदर 40 में से 39 सीटें आज रिपीट कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता है। खैर, वहां तो वापस वो गठबंधन भी आ गया, लेकिन महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं है ना प्रेम शुक्ला जी। महाराष्ट्र एक यूनिक केस और बड़ी चुनौती नहीं है आप लोगों के लिए। देखिए, अभी आशुतोष जी अपनी बात को कैसे जो है बड़े संपादक रहे, लेकिन कैसी विरोधाभासी बात है। एक तरफ कह रहे हैं कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली आ गया है, इसलिए 3.5 लाख वोट जो है सपा में आ गए हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी इत्यादि के आने से क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए आशुतोष जी, महाराष्ट्र की राजनीति से थोड़ा बहुत मेरा भी वास्ता रहा है। महाराष्ट्र में 2014 में कांग्रेस 2 सीटें जीती थी, एक थी नांदेड़, दूसरी थी हिंगोली। अशोक चौहान खुद की सीट जीते थे और हिंगोली में राजीव सातव को उन्होंने जीत दिलाई थी। और 2014 में 2019 में ये दोनों सीटें जो है कम मार्जिन से हार गए। अब अशोक चौहान आते हैं तो आपको क्या लगता है कि हिंगोली और नांदेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो राजनीति में हर किसी के आने से या जाने से प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है, अगर उसकी अपनी साख है। शंकर राव चौहान, भास्कर राव खतकर पाटिल, स्वयं अशोक चौहान, इनका नांदेड़ में प्रभाव रहा है। और आप देखेंगे राहुल गांधी की जो यात्रा, जो उनकी यात्रा निकली थी, भारत छोड़ो क्या भारत बचाओ या भारत तोड़ो, कुछ क्या यात्रा, कुछ नाम था उसका, उस यात्रा में इनको सबसे अधिक अगर सबसे ज्यादा समर्थन मिला था तो नांदेड़ में मिला था। और मेरा दावा नहीं है, कांग्रेस में आज भी है श्रीमान संजय निरुपम का दावा है कि नांदेड़ में सबसे अधिक जो है समर्थन इनकी कांग्रेस वालों से ज्यादा तो आप यात्रा देख रहे हैं राहुल जी की। भारत जोड़ो यात्रा आपको नाम अच्छे से याद है, लेकिन नहीं देखना ही चाहिए हमको। नांदेड़ में हमको खूब नहीं, राहुल गांधी को हम लोग क्यों ना देखें? भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम इतना बोलते हैं जी, फिर आप लोग गीता कोड़ा को ले आते हैं, मतलब क्या सोचकर? नहीं मुझे वो भी मुझे बताइए, गीता कोड़ा पर भ्रष्टाचार का कौन सा मामला है? गीता कोड़ा किस मामले में जो है अभियुक्त है? खुद नहीं, वो खुद तो नहीं है। तो वो खुद तो नहीं है, लेकिन अब अगर श्रीमान राजीव गांधी पे बोफोर्स का आरोप लगा था तो सोनिया गांधी को जो है अभियुक्त के कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते ना। राहुल गांधी पर 420 का केस बना है तो उसके कारण जो है प्रियंका वड्रा पर तो केस नहीं चल सकता ना। तो ये तो भारतीय जवाब देना चाह रहे हैं, फिर आ रही हूं तुरंत अतुल जी। नहीं, देखिए गीता कौड़ा क्यों वहां पे है? मधु कौड़ा की वजह से। तो ये जो पूरी ताकत है गीता कौड़ा की, वो मधु कौड़ा की वजह से। आप गीता कौड़ा को लेने का मतलब यह है कि मधु कौड़ा के सारे जो आरोप लगे थे उसको आप सैंक्टिफाई कर रहे हैं, सीधी सी बात यह। और ऐसा एक नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सारे वो नियम तोड़ दिए हैं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण देख लीजिए, मुकुल राय का उदाहरण देख लीजिए आप। तो कहने का प्रश्न यह है कि जो जीता वही सिकंदर,
और मुझे यह लगता है कि जब हम 400 सीटों के बारे में बातचीत करते हो, असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई क्या? भारतीय जनता पार्टी 272 सीटें लेकर आ रही है या नहीं ला रही? अगर 272 सीटें लेकर आ रही है तो 273 हो रहा है या 373, उसका कोई मतलब नहीं। उनकी सरकार तीसरी बार बनेगी अगर 272 लेके आएंगे। अगर 271 रहेगी तो दिक्कत होगी। इतने गीता कोड़ा या जिनका भी आपने नाम लिया, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी का किसी का, ये तमाम मुद्दे होते हुए सीबीआई, ईडी ये करते हैं वो करते हैं, बावजूद इसके विपक्ष का नैरेटिव सेट इन क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरा ये प्रश्न है, उनकी क्या चुनौती है? देखिए, कहां पर अगर हम ऑब्जेक्टिव तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से अगर हम एनालिसिस करेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसी स्थिति में है जो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में थी। यानी एक पार्टी का एक छत्र, उसका प्रभाव है, उनके नेताओं पे लोगों का विश्वास है और पार्टी का संगठन जबरदस्त है। विपक्षी पार्टियां उस वक्त जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एक से एक दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हैरानी से देख रहे हैं आप, कोई 10 सीट लेकर आया था, कोई 25 सीट लेकर आता था, कोई आज तो कोई 40 सीट भी लेके नहीं आया। जो भारतीय जनता पार्टी आज एक छत्र राज कर रही है, यह भारतीय जनता पार्टी 1952 से लेकर 1984 तक 7% वोट लेकर आई। आप 30 साल का सफर, 7% वोट। पहली बार इनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर बनती 1990 में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की पूरी यात्रा बेकार थी? आज कांग्रेस पार्टी कमजोर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आने वाले 20 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ऐसी ही रहेगी। तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे, मैं पूछ कुछ और रही हूं। मैं कह रही हूं एज एन एनालिस्ट क्या कमी लग रही है आपको? कांग्रेस को क्या ऐसा करना चाहिए कि जान वो फूंक पाए? कांग्रेस को देखिए अपने आप को रीइन्वेंट करने का मतलब यह कांग्रेस पार्टी को ये जो तमाम दरबारी नेता हैं इनसे फौरन छुटकारा मिल जाना है। या तो इनको पार्टी से निकाल दीजिए, या अगर ये पार्टी के साथ रहेंगे तो पार्टी इनके साथ आगे नहीं बढ़ सकती। इन्हीं की वजह से, इन्हीं दरबारियों की वजह से कांग्रेस पार्टी की आज ये हालत दिखाई पड़ती, इन्हीं दरबारियों की वजह से। चाहे आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मध्य प्रदेश आप किनकी वजह से हारे? आप जीता हुआ चुनाव हार गए। आप राजस्थान आप जीत सकते थे, सेंटर लगातार कह रहा था कि आप 30% एमएलए के टिकट काट दीजिए, अशोक गहलोत तो नहीं काटा, अंत वही 30 विधायक जो थे वो आपके लिए भारी पड़ गए। तो मेरा कहना यह है कि जब तक आप पुरानी तरीके से, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या, पुराने तरीके सोच रही है, और जब तक पुराने तरीके सोचती रहेगी, रणनीति बनाती रहेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। अतुल जी, इसका जवाब आप दीजिए। मैं एक बात तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई है ये। मीडिया अगर सच 2 महीना कंटिन्यू दिखा दे, अंजना जी ने, चंडीगढ़ का केस हमारे पास है, हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस है, हमारे पास 15 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा जो है वो मित्रों का माफ किया, वो बात है, हाथरस है, मणिपुर है, ऐसे कई केसेस है। ऐसे जैसा 2012-13 में 14 में ऐसा चलता था कंटिन्यू, दिन भर एक ही डिबेट, लोकपाल, बाद में सब बंद हो गया। तो सच्चाई जो है वो विपक्ष जो काम है वो काम हो सकता है। अब रही बात, शुक्ला जी ने बड़ी बड़ी बातें की, दरबारियों पर भी तो 2 लाइन बोलिए, दरबारियों पर भी तो 2 लाइन बोलिए, क्योंकि एक एनालिस्ट जिसने बहुत दशकों तक पॉलिटिक्स को कवर किया है, जमीन पर भी, स्टूडियो में भी और पॉलिटिकल पार्टी में भी जाकर, वो आपको एक ओपिनियन दे रहे हैं, तो वहां से आप हटा के गाड़ी आपने हाई स्पीड यू टर्न मोड़ दिया मीडिया की तरफ। आप लोग इश्यूज क्यों नहीं उठा पा रहे? आपकी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी में जो कमी है वो आपको क्यों नहीं दिखती है? नहीं, हमारे इसमें जो इन्होंने दरबारी कर दिया, ये उठा कर ले जाते, ये कहते कि नहीं उनका फायदा होता है। प्रेम शुक्ला जी ने खुद ही इस बात को मंजूर कर लिया कि नहीं उनके आने से हमको फायदा होता है। ये काम नहीं करते हैं, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है बराबर, इसलिए लोगों को ले के जा रहे हैं लोग। ये तो खुद ही उनकी, देखो उन्होंने खुद कबूलनामा दिया है इस बात का। अभी इन्होंने अशोक चौहान जी की बात की थी कि ये हार गए थे, किसके वजह से हारे थे? वोट डिवीजन की वजह से हारे थे। यशपाल भिंगे बहुजन वंचित आघाड़ी से खड़े थे, उन्होंने 161,000 वोट लिए, 1,61,000 वोट लिए थे। ऐसे 12 सीटों पर बहुजन विकास आघाड़ी का वोट ज्यादा था। आज वो बहुजन विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी के साथ में, इंडिया के साथ में है। तो ऐसा डिवीजन अगर आप देखोगे तो डिवीजन में बीजेपी की सीटें जीती हुई जो है वो 225 से ज्यादा है, डिवीजन में जीती हुई सीटें। आज वो डिवीजन नहीं है। आज देखिए गुजरात की बात चल रही थी, खूब बता रहे थे 3 साल में 25,478 आत्महत्याएं हुई है। 495 जो है वो विद्यार्थियों की, छात्रों की आत्महत्या है। और आज के तारीख में देश में हर 2 घंटे में 2 से ज्यादा छात्र जो है, युवा जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। आज छात्र सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, महिलाओं की स्थिति हम देख रहे हैं हर जगह। अरे ये जो मोदी जी जो कहते हैं तो उसमें रियलिटी कितनी है? कल यवतमाल में आए थे, उसी दाबड़ी में जहां उन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से आपको 1.5 गुना सीटों पे देंगे, वहां पर कुर्सियां खाली थी। तो नैरेटिव कहां सेट हो पा रहा है? ये तो बात जो की जा रही है, सच्चाई तो ग्राउंड पर अलग है।
तो ये मुद्दों के साथ जाना, डिवीजन को अवॉइड करना और सबको साथ में लेकर जाने की जो स्ट्रेटेजी है इंडिया की, ये आपको दिखेगी किस तरह से रंग लाती है। संजय जी, जीतेंगे हम 2024 का चुनाव। ठीक है, अच्छा है, कॉन्फिडेंस तो कम से कम कभी नहीं खोना चाहिए, बाकी जो भी हो। लेकिन संजय जी, एक सच्चाई और है, एक एनालिस्ट के तौर मुद्दों पे कॉन्फिडेंस बता रहा हूं ना। ठीक है सर। हेडलाइंस पता है क्या देते हैं आप लोग इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद? कि कास्ट सेंसस को लेकर हमारे, आप कास्ट पर फोकस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इसके जरिए वोट मिलेगा। सवाल यह है कि आप क्या हेडलाइंस बना रहे हैं? आप किसानों के आत्महत्याओं की बात को कितना करें? मुझे याद है 2009 में ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था, और फिर किसानों की कर्ज माफी ऐसी वजह बनी कि यूपीए की सरकार फिर से सत्ता में आई थी। तो मुद्दे ऐसे बनते हैं, उसके हिसाब से सरकारें जो काम कर रहा है स्ट्रैटेजी है। लेकिन संजय जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, थर्सडे को मीटिंग हुई सीईसी की, बीजेपी की, सुबह 3:30 बजे 4 बजे तक पीएम, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सारे, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, सारे राज्य इकाइयों के साथ सुबह 4 बजे तक मीटिंग हुई कि पहला लिस्ट ऑफ उम्मीदवार हमें निकालना है। कांग्रेस कहां फंसी हुई है? हिमाचल प्रदेश में हमें विक्रमादित्य सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू की लड़ाई को सुलझाना है। डीके शिव कुमार से लेकर भूपिंदर हुड्डा, भूपेश बघेल, जो इनके धाकड़ नेता सब है, सब वहां पर बैठे हुए हैं सुलझाने के लिए। सीट्स को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर वैसी जो एक ऊर्जा दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। क्या स्ट्रैटेजी में भी कमी है? बिल्कुल स्ट्रैटेजी में कमी है। अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं तो असल मैच के पहले जब नेट प्रैक्टिस होता है तो एक टीम सुबह 6 बजे से नेट प्रैक्टिस पर है, और यूं कहें कि दूसरी टीम अभी सुबह 11 बजे अंगड़ाई ले रही है कि हाँ नेट प्रैक्टिस के लिए जाना है। मुझे लगता है कांग्रेस का हाल वैसा ही है जिसका आपने जिक्र किया। बीजेपी में जब सीटों के बारे में निर्णय लेना है तो तमाम बड़ी मीटिंग हो रही है, 3 बजे तक तमाम बड़े नेता बैठे हैं। ये वैसा ही एग्जाम्पल है कि भाई बड़ा मैच है, बड़े मैच में आपकी टीम मजबूत है, फिर भी आप सुबह 5 बजे 6 बजे से लगे हुए हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे आपके खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी टीम जो कमजोर है, लेकिन शायद वो कमजोर है, शायद वो मानती है कि आप कितना भी नेट प्रैक्टिस कर लें शायद मैच जीत नहीं पाएंगे, तो वो आप 11 बजे तक अंगड़ाई ले रहे हैं और मैच में खेलने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। इसी तरह का माहौल है। आपने जो कहा कि स्ट्रैटेजी में दिक्कत है, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत है नैरेटिव। कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास एक पॉजिटिव नैरेटिव नहीं है। हम जिस बात का बार बार जिक्र करते हैं कि इलेक्टोरल अरिथमेटिक और केमिस्ट्री, अरिथमेटिक से चुनाव आप नहीं जीत सकते क्योंकि 224 सीटों पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोट है। आपको केमिस्ट्री बनाने की जरूरत है, और केमिस्ट्री अरिथमेटिक से नहीं बनेगा। केमिस्ट्री के लिए आपको एक पॉजिटिव नैरेटिव है। नैरेटिव क्या है, जिसका जिक्र आपने भी किया अंजना जी। मीटिंग होती है, उसके बाद क्या हेडलाइन बनता है? कास्ट सेंसस और लोकतंत्र बचाने का चुनाव। लोकतंत्र बचाने का चुनाव जनता का मुद्दा नहीं है। जनता समझती है लोकतंत्र बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और बार बार मैं यही सुनता हूं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां कहती है ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है, जिसका जनता के साथ कोई सरोकार नहीं है। वो तो वोटर है, वो तो लोकतंत्र के लिए वोट करने जाता है। वो थोड़ी मानेगा कि मैं अपना वोट डालने जाता हूं और लोकतंत्र ही नहीं है तो मैं काहे के लिए वोट करने जाता हूं। क्या आशुतोष जी, ये आपको भी लगता है कि जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है उसी में कमी है? जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो समझ ही नहीं आ रहा था इनको कि हमारी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। विक्रमादित्य सिंह वहां पर चले गए और वो बीते दिन ही कह रहे थे कि मुझे तो प्रभु राम का आशीर्वाद मिला हुआ है, मैं अयोध्या भी गया था। अंदर खाने उनके भी बहुत सारे नेता हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार को लेकर, और ये बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल बिहार के लिए। एक सवाल का और हिस्सा इसी में जोड़ दूं। 3:30 बजे तक सीईसी की बैठक हुई और सुबह 8-9 बजे पीएम रवाना हो गए। 96 सीटें जिन राज्यों में है, पश्चिम बंगाल की 42, 40 बिहार की और 14 झारखंड की, वहां पर प्रचार करने बैक टू बैक रैलीज। देखिए, मेहनत को लेके मैं हमेशा मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो टीम है वो मेहनत बहुत करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के लोग भी मेहनत नहीं करते। अब आप राहुल गांधी को देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल गए ना, वहां से मणिपुर से आ रहे, ये भी तो एक तरीके की मेहनत। प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम यह है कि जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों को जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और अगर पहुंच भी रहा है तो जनता के अंदर इस बात का भरोसा नहीं है कि दरअसल आप वो शख्स हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो जब उसको चुनना होता है कि यार ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत दिक्कतें इनके समय में है, लेकिन शायद ये बेहतर तरीके से हमारी समस्या का समाधान, तो आदमी उधर चला जाता, और ऐसा उस वक्त होता है।
ऐसा एक समय में होता है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल सिस्टम या फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी नीचे चली जाती। क्या भारतीय जनता पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में थी, क्या उनका नेतृत्व कमजोर था? क्या लाल कृष्ण आडवाणी का नेतृत्व कमजोर? तब भी आरएसएस था, तब भी आरएसएस के संबंधित तमाम तरीके के संगठन थे, लेकिन लोगों को यह भरोसा नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है। उस वक्त लोगों ने राजीव गांधी को वोट दिया, इंदिरा गांधी को वोट दिया, जवाहरलाल नेहरू को वोट दिया। आज बिल्कुल वही स्थिति है। और इसका आप लोगों को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, जो आशुतोष जी ने बात कही कि साख बनाना, अब देखिए 1985 में राजीव गांधी कह रहे थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं, 85 पैसे लोग बीच में खा जाते हैं। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल 2014 तक क्या टेक्नोलॉजी नहीं आई थी? क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? लेकिन ये डीबीटी 2014 तक नहीं ला पाए और ये सिर्फ बातें करते रहे डीबीटी को लेके। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और जो है पिछले 5 वर्षों में 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में पहुंच जाते हैं। अब अगर आप अंदाज लगा लीजिए 85% जो है, अगर राजीव गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने वाला अगर बीच के लोग खा जाते तो 27-28 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए पहुंचते नहीं लोगों के खातों में। तो जब आप जो है साख पैदा करते हैं, जब 80 करोड़ लोगों के घरों में जो है राशन पहुंचता है, आप कह रहे थे कि हम जो है फूड की गारंटी देंगे, लेकिन राशन कौन पहुंचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। आप कह रहे थे मकान मिलना चाहिए, छत होना चाहिए हर किसी को। ये गांधी जी जब स्वराज का आंदोलन कर रहे थे तब भी यही था कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन मकान मिलता कब है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मिलता है। शौचालय निर्मल ग्राम योजना तो मैं कांग्रेस के जमाने में कितने दिनों से सुन रहा था, लेकिन 11 करोड़ लोगों को शौचालय कब मिलता है? जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं। 10 करोड़ लोगों को रसोई गैस कब मिलती है? जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं। 13.5 करोड़ लोगों को जो है अगर घरों में हर घर नल से जल कब पहुंचता है? जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं। 2.5 करोड़ लोगों को जो उनके घरों में बिजली कब पहुंचती है? जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं। तो जब आपकी साख बनती कब है? जब आप डिलीवर कर पाते हैं। और डिलीवर कर, भाई हम अनुच्छेद 370 पर बातें जो है 1951 से कर रहे थे, लेकिन हम उसको डिलीवर, जब हमारे पास जैसे ही बहुमत आया हमने कोई संकोच नहीं किया। राज्यसभा में हमको पूर्ण बहुमत तब भी नहीं था, लेकिन हमने उसका प्रबंधन किया और अनुच्छेद 370 में संशोधन किया। उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं की। ठीक है अतुल जी, एक सेकंड आशुतोष जी। अतुल जी, क्या ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है ये प्रबंधन जिसकी ये बात कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष की तरफ से अगर कुछ भी मुफ्त दिया जाता है, ये लोग रेवड़ी कह देते हैं, उसको खुद देते हैं। लाभार्थियों का जो इनका 80 करोड़ का एक बैंक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस सरकार की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसमें सीधा मोबाइल पर मैसेज आता है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, सीधा मैसेज आता है 6,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो इनका बैंक एक तैयार हुआ है, और ये पीएम भी कहते हैं उज्ज्वला योजना हो, उनके जो लाभार्थी इनके हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि वो तो खुश हैं कि हमें मिल रहा है? थोड़ा समय देना मुझे, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। इन्होंने राजीव गांधी जी की बात कही, लेकिन इन्होंने ये बात नहीं की रेलवेज में कंप्यूटराइजेशन हुआ, रेलवेज में बात की गई, इनकम टैक्स में कंप्यूटराइजेशन हुआ, ऑनलाइन 7/12 मिलना शुरू हुआ, लोगों को फूड सिक्योरिटी की तरफ से लोगों को सीधा सीधा जो है वो अनाज मिलना शुरू हो गया, सस्ते में अनाज मिलना शुरू हो गया। और सबसे अहम बात यह है कि लोगों के पास डीबीटी का तो सबसे बड़ा प्रोग्राम तो हमने किया था, नंदुरबार से किया था और वर्धा से किया था। वर्धा से लोगों को गैस सिलेंडर की सब्सिडी जो है वो सीधी डीबीटी से जाती थी। किसने विरोध किया था? आधार को विरोध मोदी जी ने किया था। अच्छा, जो जीएसटी हमने अच्छा लाया था उसका विरोध किसने किया था? मोदी जी ने किया था। हर चीज का विरोध जो है वो मोदी जी ने किया था। लेकिन अगर राजीव गांधी जी ने बात की थी तो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज हमने भी की थी। 2.25 करोड़ से ज्यादा घर जो है वो हमने दिए थे। 6.5 लाख गांव है इस देश में, उसमें 6,32,000 लोगों तक बिजली 2014 तक पहुंच चुकी थी। इन्होंने तो खंबे दिखाए सिर्फ, और दावा कर लिया इन्होंने, इनके तरफ से 18,000 घर भी नहीं हुए थे। ये कहते थे कि 2022 तक, जब तक हमारा 75वां साल रहेगा अमृतकाल, जो अमृतकाल है इस देश के युवाओं के लिए, इन्होंने कहा था सबके जो है हम घर दे देंगे। अभी मोदी जी खुद कह रहे थे 3 करोड़ घर देना है, अभी हम दे देंगे। और निर्मला सीतारमण जी कह रही थी 4 करोड़। तो ये बात तो अलग है। मोदी जी कहते हैं नीचे हमने 8 करोड़ लोगों को जल जीवन मिशन में जल दिया है, ऊपर राज्यसभा में जाते 11 करोड़ की बात कहते हैं। और कैग ने जो इनका भंडाफोड़ किया, तो क्या किया इन्होंने? कैग ने आयुष्मान योजना से लेकर इनका भंडाफोड़ किया इनके करप्शन का। हमारे वक्त कैग ने आरोप किए हुए गलत साबित हुए, लेकिन इनके वक्त कैग ने सही आरोप किए। 232 करोड़ रुपया इन्होंने 1 किलोमीटर में खाया है, लेकिन उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती, ना मीडिया में उसकी चर्चा होती है। तो हमने काम करके दिखाया है। और हमारे वक्त की ये बोलते फ्रजाइल वो अंतरराष्ट्रीय एक कॉन्स्पिरेसी थी,
और आज से भी ज्यादा अच्छे पैरामीटर हमारे 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा, और इन्होंने 10 साल में 150 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा जो करके रखा है। आज एक रिपोर्ट आया है, वो रिपोर्ट ये कहता है कि भारत में अभी 13,000 से ज्यादा लोग 3 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रखते हैं। वो कुछ दिनों में 19,000 लोग हो जाएंगे। कुछ ही लोगों के लिए सरकार काम करती है, और यही मुद्दे जो हम सब लेके जा रहे हैं। आप कहते हैं मुद्दे नहीं है, आप कहते हैं हम काम नहीं करते, फिर इंडिया अलायंस की बैठक की बात करते हैं। रोज बैठकें एआईसीसी में होती है, उसकी बात आप नहीं करते हैं। सब लोगों को साथ में लेकर चलने की बात होती है, उसकी बात आप नहीं करते। हम लोग महंगाई है, बेरोजगारी है, उसकी बात करते हैं। हमने एमएसपी की गारंटी देंगे और उसको कानून में परिवर्तित करेंगे, ये भी शब्द जो है वो किसानों को हमने दिया है। 1967 में सीएसीपी की स्थापना हमने की थी। हर काम हमने किया। इन्होंने जो नहीं किया वो चमकाने की कोशिश की है, लेकिन ये सच्चाई आज जनता के सामने है। आज दाबड़ी में जाकर यवतमाल के नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह पाए कि मैंने एमएसपी तुमको दिया, जो वादा किया था 2013-14 में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनकर आया था, ये नहीं कह पाए। वो आज पवार साहब को गाली दे रहे थे, और उन्हीं के बारे में उन्होंने कहा है कि उनकी उंगली पकड़ के मैं यहां आया हूं। और ये ऐसे कृषि मंत्री थे कि मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, मुझे हर वो संभव इन्होंने मदद की है, और इनके कार्यकाल में कृषि में हमने बहुत प्रगति की है। वक्त की कमी है, थोड़ा छोटा सा कमेंट में यहां से ले लेता हूं। बातें हैं प्रधानमंत्री के पद। संजय जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो हो सकता है बेरोजगारी, उस पर तालियां भी खूब बजती हैं, लोग आते भी हैं। तेजस्वी ने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक इसे बिहार में इशू बनाया था, इलेक्शन इशू, लेकिन बेरोजगारी पर से तालियां बजकर अन्य नेताओं के साथ क्यों रह जाती है? वो मुद्दा क्यों नहीं बन पाता बीजेपी के खिलाफ, जैसा मुझे दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तमाम सर्वेज में हमने पूछा तो बड़ी संख्या में लोग कहते हैं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और वो उससे परेशान है। लेकिन उन्हें यह लगता है कि इस बेरोजगारी की एक समस्या का अगर कोई समाधान दे सकता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इसका समाधान ढूंढ सके। विपक्षी नेता इसे जनता के बीच में ले जाने में असफल साबित होते हैं, और इसी के लिए लग रहा है कि इन दिनों यह मुद्दा जनता के बीच में बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। आशुतोष जी, देखिए, पीएम ने सवाल सुन लीजिए। पीएम सबको टास्क पे लगाने के लिए जाने जाते हैं। स्वच्छता मिशन है तो आप लोग सब अपने अपने इलाके में योगदान दीजिए। अगर आप अपना टैक्स अपना जो भी आपको फायदा मिल रहा है सरकार की तरफ से, सब्सिडी अगर आप छोड़ सकते हैं तो वो छोड़ दीजिए। जनता छोड़ने को तैयार हो जाती है। क्या सर अपने बिहाफ पर जनता को पीएम ने काम पे लगा दिया है कि जहां हम कम अंतर से हारे हैं वहां पर आप हमें इस बार जिताइए? देखिए, एक समझदार, और जो मैं शातिर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, गलत शब्द है, एक समझदार और एक चालाक लीडरशिप का काम ये होता है कि हमेशा अपने पार्टी वर्कर को या जनता को काम में लगाए रखो। वो एक अच्छी लीडरशिप का प्रदान। लेकिन जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि अगर 2009 में आप देखें, 2009 के पहले इस देश के अंदर कितने तरीके के ब्लास्ट हुए थे, 2008 में कितने तरीके की मंदी हुई थी, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास जो लीडरशिप थी, आज तो वैसी लीडरशिप दिखाई नहीं पड़ती। लालकृष्ण आडवाणी से लेकर अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, आप यू नेम देम। राजनाथ जी अध्यक्ष, फिर बाद में गडकरी साहब। लेकिन मनमोहन सिंह, जिनको कहते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे, 65 सीटों का इजाफा हुआ था कांग्रेस पार्टी में। क्यों हुआ? लालकृष्ण आडवाणी और मनमोहन सिंह के बीच में हिंदुस्तान की जनता ने मनमोहन सिंह को चुना था, लालकृष्ण आडवाणी को नहीं चुना। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब उस वक्त लोगों को लगा कि मनमोहन सिंह शायद उनकी समस्या का समाधान ज्यादा कर सकते हैं। 2014 में लगा कि नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, कोई और करेगा तो किसी और का रास्ता हो जाएगा। हो सकता है आज जनता ये सोचे नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, हो सकता है जनता के मन में ये कोई और कर सकता हो। चलिए, इसी के साथ पीएससी का अंत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।